चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जीत को लेकर पार्टी बड़ी तैयार कर रही है और उपचुनाव को बड़े मार्जिन से जीते इसके लिए बीजेपी संगठन प्रवासियों को जागरूक कर मतदान कराना चाहती है। चंपावत उपचुनाव प्रभारी का कहना है कि चंपावत विधानसभा के 15,000 ऐसे मतदाता हैं जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों में गए हैं, लेकिन उनका वोट चंपावत में है। संगठन की कोशिश है कि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आए। लगभग 15,000 ऐसे मतदाता जो प्रवासी के रूप में इस चंपावत जिले से बाहर रहते हैं, उसमें पिथौरागढ़ में भी हैं, उसमें लखनऊ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हैं। और क्योंकि अभी जब कोरोना काल में वो सारे लोग यहाँ लौटे हुए थे तो एक आंकड़ा लगा था लोगों को कि 15,000 के लगभग हैं। और हर बार वो मतदान में लोकसभा और विशेषकर विधानसभा पंचायत में तो बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, वो यहाँ आकर अपना मतदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, लगभग 1500 मतदाता ऐसा हमारा चंपावत शहर में रहता है कि जिनका वोट ग्रामीण क्षेत्र में है। हम एक जन जागरण अभियान के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा कि आप लोग जाइए अपना मतदान का प्रयोग करिए, और ये क्योंकि चंपावत के भविष्य का सवाल है, इतना शुभ अवसर चंपावत को मिला है, मुख्यमंत्री यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा भी एक कार्यक्रम चला रहे हैं। चंपावत उपचुनाव में लड़ रही कांग्रेस के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में सामने हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब तक कांग्रेस के 500 से ज्यादा छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला पार्टी छोड़ने वालों को मौका परस्त करार दे रही हैं। कि उनकी ऐसी दशा होगी वो भी देख लेंगे कि उनको क्या पूछेंगे, कितना पूछेंगे। यहाँ मंचों पर बैठते थे, उनको सम्मान था, हमने किसी किसी को जिताया भी था, पार्टी का सिंबल से जीते थे वो लोग। वो कम गद्दारी करके गए, उनको लेके जा रहे हो। कल क्या सोच रहे हो कि वो तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे? जो आदमी घर का नहीं होता वो कहीं का नहीं होता। हम भी तो हैं। उत्तराखंड का बजट सत्र 7 जून से शुरू होगा। बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये बजट सत्र 14 जून तक चल सकता है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जरूर इसकी पुष्टि की है। उनको भी 7 जून से सत्र के आयोजन की सूचना मिली है। देखिए, ऐसा है, गैरसैंण में होना ही है जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है। टेंटेटिव ज़रूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पुख्ता है कि 7 ही तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जानकारी मुझे मिल रही है वो 7 जून से ये सत्र हम लोग जो है गैरसैंण में शुरू करने वाले हैं। हालांकि अभी मैं ये कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी, कैबिनेट में आएगा उसके बाद ही इस विषय पे या हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं, लेकिन जो अभी तक प्रोग्राम जारी हो रहा है 7 तारीख से होगा। और अब बात करते हैं यूक्रेन से किसी तरह जान बचाकर इन दिनों उत्तरकाशी में शरण ली यूक्रेनी महिला की मदद के लिए उत्तरकाशी का रेड क्रॉस आगे आया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच पिछले 1 महीने से एक यूक्रेनी परिवार अपने 4 बच्चों को लेकर उत्तरकाशी पहुंचा हुआ है और ये सभी सांज गुमाल्टी में पायलट बाबा के आश्रम में शरण लिए हुए हैं। बीते मंगलवार की देर रात को यूक्रेनी महिला की सबसे छोटी बेटी अभया के पेट में अचानक तेजी से दर्द हुआ। बाद में जिला अस्पताल में 6 वर्षीय बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद यूक्रेनी परिवार ने रेड क्रॉस और अस्पताल प्रशासन का आभार भी जताया। For Red Cross Society for help, for support for me, my family and my kids, and I hope that you will be there to feel safe when our home is war. So thank you so much. और उसको 3-4 दिन से बुखार आ रहा था, पेट दर्द था, तो मैंने देखा तो मैं थोड़ा मुझे एपेंडिसाइटिस का डॉट हुआ। तो मैंने हालांकि उस समय मेडिसिन लिख दी थी, लेकिन उसमें अल्ट्रासाउंड और खून जांच के लिए मैंने DH में भेज दिया था। और जब उसका अल्ट्रासाउंड CT स्कैन हुआ तो पता लगा उसको एपेंडिसाइटिस था। और उसके बाद डॉक्टर सकलानी सर्जन साहब है DH में, उनके द्वारा देखा गया और तुरंत ऑपरेशन किया गया उसका। विश्वनाथ मंदिर में हमें मिली थी और हमने पूछा तो उसने कहा कि मैं यूक्रेन से आई हूं और यूक्रेन से आने के बाद यहां पर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है और वो पायलट बाबा आश्रम में शरण लिए हुए हैं।
तो इसी प्रकार से जब वो परसों फिर हमें मिली और हमने पहले भी उसे हाइजीन किट वगैरह दिया था रेड क्रॉस की तरफ से, और उसने कहा कि मैं पायलट बाबा आश्रम में हूँ, और परसों वो आती है तो उसने कहा कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है और मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। फिर मैं घर से दौड़ा आया और उसके बाद हमने सीएमओ के.एस. चौहान जी को हमने उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स की शिकायत है और इनका अल्ट्रासाउंड ज़रूर जल्दी करना पड़ेगा। उसके बाद संतोष अगलान द्वारा अल्ट्रासाउंड की पर्ची कटाई गई और आकाश भट्ट द्वारा अल्ट्रासाउंड करा के और उसका सिटी स्कैन करा के उसके बाद डॉक्टर सकलानी जी को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स है और मैं इसका इलाज फ्री में कर दूंगा। उसके बाद उसी दिन शाम को, परसों की बात है, परसों शाम को उसका ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का और वो आज बिल्कुल सही है। ऊधम सिंह नगर में धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन प्राधिकरण ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने रुद्रपुर और किच्छा में 5 अवैध निर्माण को सील किया है, जबकि चिन्हित किए गए 58 अवैध कॉलोनियों में से 54 पर बुलडोजर चलाने से पहले नियमित करने का मौका कॉलोनाइजर को दिया गया है। इसके साथ ही 4 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाना तय माना जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने लोगों से अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट या मकान खरीदने की सलाह दी है। कॉलोनियाँ चिन्हित हैं पूर्व से ही विगत 2-3 वर्षों से, तो उन पे बीच में कार्रवाई थोड़ा कोरोना के कारण शिथिल हो गई थी। अभी द्रुत गति से उसमें कार्रवाई शुरू करवा दी गई है, लगातार सुनवाई जारी है। और जिनके पूर्व में डिमोलिशन ऑर्डर हुए थे उन कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण किया जाएगा और वर्तमान में जिन कॉलोनियों का शमन योग्य जो कॉलोनियाँ हैं उनका शमन किया जाएगा। जिनका शमन योग्य नहीं है या जो शमन नहीं करवा रहे हैं उनका ध्वस्तीकरण आदेश करने के बाद उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई